चलिए दोस्तों, अनसुनी अयोध्या के आखिरी पार्ट में हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का अध्ययन करेंगे। जैसे मैंने आपको बोला था कि 1950 में कौन से पिटीशन दाखिल किए गए थे। चलो विल हैव अ रिव्यू करेंगे उसको। पिटीशन नंबर 1 वाज फाइल्ड बाय गोपाल सिंह विशारद 16 जनवरी 1950 को। फिर दिसंबर 1950 को महंत परमवीर दास एक दूसरा पिटीशन फाइल करते हैं। दोनों पिटीशन का यही मसला रहता है कि हम हिंदू है, हमें हमारे रामलला की पूजा का अधिकार मिले जाए और रामलला की जो मूर्ति है ये मूर्ति को यहीं कायम रखे और इन्हें ये परिसर के बाहर न किया जाए। फिर 1959 को निर्मोही अखाड़ा एक पिटीशन नंबर 3 दाखिल करता है। वो बोलता है कि सदियों से इस ढांचे के अंदर जो बाहर का जो आउटर कोर्टयार्ड था, वहां पे जो राम चबूतरा था, सीता रसोई भंडारा था, वहां पे हमने हमारी पूजा अर्चना किया, भोग लगाया, भगवान की हमने सेवा किया। उस आधार पे ये ढांचे की मालिकाना हक हमें मिले जाए, वो था पिटीशन नंबर 3। पिटीशन नंबर 4 था वो है सुन्नी वक्फ बोर्ड 1961 को वो बोलते हैं कि 1526 में बाबर ने ये मस्जिद का निर्माण कराया था मुसलमानों के लिए, यहाँ पे नमाज अदा की गई थी। और 1949 में गैर कानूनन ढंग से मूर्तियों को वहाँ पे स्थापित किया गया था, हमें हमारी नमाज से वंचित किया गया था। तो हमें अब ऐसी हमारी प्रार्थना है कोर्ट से कि आप मूर्तियां वहां से हटाइए और हमें हमारा नमाज का हमारा अधिकार वापस पुनः स्थापित कीजिए। फिर 1989 में देवकी नंदन अग्रवाल ने एक पिटीशन दायर किया था, पिटीशन नंबर 5 हाईकोर्ट में, कि वो बोलते हैं कि भारतीय संविधान के अंदर मूर्ति और मंदिर दोनों को एक जुरिसडिक्शनल एंटिटी माना गया है। उस बेसिस के ऊपर एज अ नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ रामलला विराजमान ये पूरी प्रॉपर्टी रामलला को दी जाए 2.77 एकड़ का। ऐसे करके ये 5 आपके सूट्स थे। हाईकोर्ट ने क्या किया कि 5 सूट्स को क्लब कर डाला और फिर उन्होंने उनकी सुनवाई शुरू किया। और फिर जैसा मैंने बताया आपको कि अटल बिहारी वाजपेयी ने एएसआई के ऊपर ज्यादा जोर दिया था, तो फिर हाईकोर्ट ने एएसआई की मदद लिया और एएसआई की फाइंडिंग्स को उन्होंने बोला था कि आप इसमें इसका एक्सप्रेशन करो और हमें इसके प्रमाण दीजिए। तो जो एएसआई है 1976 के अंदर जब ये ढांचा खड़ा था, इसका विध्वंस नहीं हुआ था, उस टाइम पे उनके सबसे वरिष्ठ अधिकारी थे बीबी लाल वॉज अथॉरिटी इन आर्कोलॉजिकल सोसाइटी और उनकी कईयों किताबों का उनका अभी तक पब्लिश हो चुकी है। बीबी लाल के एक सहयोगी थे के मोहम्मद। ये जाते हैं 1976 में, वहां पे 1976 में जाते हैं और वहां पे वो जाके ये बोलते हैं कि हमें खुदाई का अधिकार दीजिए। वहां पे जाके ये ट्रेंचेस बनाते हैं, ढांचे के आजू बाजू में ट्रेंचेस बनाते हैं। और जब वो ट्रेंच बनाते हैं और एक्सकेवेशन चालू करके खोदते हैं, जगह खोदते हैं, तो क्या देखते हैं वो देखते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े कॉलम्स खड़े हैं मंदिरों के। और उस बेसिस के ऊपर वो उन्हें खातरी हो जाती है, वो निश्चित हो जाते हैं कि ये जो बाबरी मस्जिद जो ढांचा बने हुआ है इसके नीचे बहुत बड़ा एक विशाल मंदिर था। तो फिर हमने आपको एक पार्ट में बताया था कि 1986 में सैयद साहबुद्दीन जो थे वो बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वो चेयरमैन थे, प्रेसिडेंट थे। के मोहम्मद साहब को 1986 में मिलते हैं। वो बोलते कि आपने एक ऐसा स्टेटमेंट जारी किया था सैयद साहबुद्दीन को कि अगर ये मस्जिद अगर खाली जगह पे बनाई गई थी तो ये मस्जिद है, इसके नीचे अगर आपको कोई मंदिर का प्रमाण मिलता है तो ये मस्जिद शरिया कानून के हिसाब से मस्जिद रहने के अधिकार नहीं है। तो वो बोलते हैं कि सैयद साहबुद्दीन को बोलते हैं कि आप मेरी मानिए, मेरा इतने साल का आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में एक्सपीरियंस है, इस ढांचे के नीचे एक बहुत विशाल मंदिर है और आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी एक साइंटिफिक संस्था है और इसके प्रमाण जो है इसे कोई कोर्ट में नकारा नहीं जा सकता। तो मेरी आपसे सलाह है कि आप ये बात का मान लीजिए कि यहाँ पे एक मंदिर था और इसी बेसिस के ऊपर आप ये जो ढांचा है, ये विवादित जो ढांचा है, आप हिंदुओं को सौंप दीजिए और इसके एवज में आप एक मस्जिद के दूसरी ओर का निर्माण कर लीजिए। लेकिन आपको मैंने जैसे बताया कि जो देश में जो एक लेफ्टिस्ट लॉबी आपकी जो इरफान हबीब है,
आपके रुमिला थापर है, धीरेन्द्र शाह है, आर एस शर्मा है, ये लॉबी ने इतना ज्यादा दुष्प्रचार किया और इन्होंने मुस्लिम पक्ष को समझा गया था कि आप कोई टेंशन मत लो, हमारे पास में इसके पुरावे हैं, हम आपको ये केस जिता देंगे, तो आप ये समझौता मत करिए। तो ऐसे करते करते फिर 2003 में और 2003 से 2007 के बीच में वापस हाईकोर्ट इनको जो एएसआई को बोलते हैं कि आप वापस एक एक्सरसाइज करो, वापस आप उसके प्रमाण ढूंढ लो कि यहाँ पे क्या था। अब 1976 में जो एएसआई की जो पद्धति थी, जो प्रणाली थी, वो काफी प्रिमिटिव थी, पुरानी थी। 2000 आते आते ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार, ये सिस्टम पूरे विश्व में प्रख्यात हो गई थी और इसका इंडिया में भी चलन हुआ था। तो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सिस्टम से ये आपको बता सकते थे कि मंदिर के नीचे क्या है, बगैर जगह की खुदाई के बाद में बता सकते थे कि कहाँ पे क्या है। और जब एएसआई ने जब वो ग्राउंड पेनिट्रेटिंग सिस्टम को जब कार्यान्वित किया तो उन्होंने क्या देखा कि 17 रोज एंड 5 कॉलम, ऐसे 85 कॉलम्स के ऊपर एक बहुत विशाल मंदिर वहां पे था ढांचे के नीचे। फिर उनके पास में एएसआई में एक स्ट्रैटिग्राफी नाम की टेक्निक रहती है कि उसके अंदर वो अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं कि 3000 बीसी से 300 बीसी के जो आपका जो शुंगा काल था फर्स्ट एडी तक, फिर कुषाण पीरियड आया फर्स्ट एडी से लेकर थर्ड एडी तक, फिर आपका गुप्ता काल आया, उसके बाद में फिर आपके राजपूत काल आया। ऐसे करते करते फिर एएसआई ने बोला कि इसमें 11वीं शताब्दी के अंदर एक बहुत बड़ा मंदिर था। और फिर वो मंदिर का जब इन्होंने अध्ययन किया तो वो बोलते कि जो गढ़वाल जो डायनेस्टी थी, गढ़वाल डायनेस्टी का बहुत बड़ा वहां पे एक नॉन इस्लामिक मंदिर था। वहां पे उन्होंने ये नहीं बोला था कि हिंदू मंदिर है या बौद्ध मंदिर है, उन्होंने एक टर्मिनोलॉजी यूज किया कि इट इज अ नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर बीनीथ दैट डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर। तो फिर वो उसकी पुष्टि हो गई। और फिर एक इंटरेस्टिंग अनटोल्ड अयोध्या की सबसे इंटरेस्टिंग एक ऐसा वाकया है कि जब बाबरी मस्जिद का जब विध्वंस हुआ था, तब जब दूसरे दिन जब ये सब छानबीन की गई तो वहां पे बहुत बड़ी शिला मिली इन लोगों को। वो शिला का जो साइज था वो 5 बाय 2 फुट का था और उसका नाम था विष्णु हरि शिला। और वो विष्णु हरि शिला को जब कोर्ट में जब पेश किया गया तो कोर्ट ने बोला कि इसके जो वर्डिंग्स है ये हमें नहीं पता कि कौन सी लिपि में ये वर्ड इसकी है कौन से वर्ड है। तो उन्होंने एक एपिग्राफी एक्सपर्ट है मिस्टर रमेश, वो एपिग्राफी एक्सपर्ट ने वो शिला का अध्ययन किया और उसने वो जो शिला छोटी में तरीके से उसके वर्ड्स पूरे पढ़ते आ रहे थे। तो उन्होंने ऐसा बताया कि ये शिला में क्या लिखा है। तो वो शिला में लिखा गया था कि उसमें लिखा गया था कि यहाँ पे 11वीं 12वीं शताब्दी में ये विष्णु जी का मंदिर था और उन्होंने 10 मुख्य रावण का वध किया था। तो उसी से मालूम पड़ता है कि ये राम मंदिर था। फिर उसके बाद में जो आपकी जो मुस्लिम पक्ष है उन्होंने बोला था कि ये जो शिला है ये शिला कहीं से लाई गई है, प्राइवेट कलेक्टर से लाई गई है, कोई तो बोले लखनऊ म्यूजियम से लाई गई। तो वो उसका कोई प्रूफ नहीं हुआ, लेकिन कोई और विष्णु हरि शिला थी दैट वाज आल्सो वेरी क्लिंचिंग फैक्टर इन एस्टैब्लिशिंग कि यहाँ पे पहले मंदिर था। तो फिर ये सबकी युक्तिवाद होते हैं। और फिर हाईकोर्ट में 3 जजेस की पीठ का निर्माण होता है। इसमें रहते हैं जस्टिस एस.यू. खान, जस्टिस आपके सुधीर अग्रवाल और जस्टिस डी.बी. शर्मा। ये तीनों मिलते हैं और तीनों काफी मंथना करते हैं इसके ऊपर केस सुनते हैं। और फिर 2010 को ये 3 जजेस की खंडपीठ 2:1 के इसमें वर्डिक्ट देती है। और वो वर्डिक्ट कैसे देती है, वो जो वर्डिक्ट है वो जो उसके बाद में जो वर्डिक्ट है कि वो वर्डिक्ट ऐसा है कि 1/3 ऑफ द लैंड जो आपका जो सेंट्रल डोम का जो पार्ट है वो हिंदू पक्ष को दिया गया, रामलला को दिया गया। जो भारत का जो चबूतरा है सेंट्रल डोम जो है वो रामलला विराजमान को दिया जाए। भारत का जो सेंट्रल जो भारत का जो कोर्टयार्ड था जिसके अंदर राम चबूतरा था, जिसमें सीता रखी थी, जिसमें स्टोर रूम था, ये आपका जो पूरा जो 1/3 ऑफ द लैंड इट शुड बी गिवन टू निर्मोही आखोड़ा। और बची जो लैंड है वो मुस्लिम वक्फ सुन्नी वक्फ बोर्ड को दिया जाए। ऐसे करके उन्होंने एक जो 2.77 एकड़ की जो विवादित जो स्ट्रक्चर था वो तीनों पार्टियों को उन्होंने 1/3 दिया। तो नेचुरली था कि ये जो तीनों पक्ष थे
निर्मोही अखाड़ा बोलो, रामलला विराजमान बोलो, सुन्नी वक्फ बोर्ड तो तीनों जने उससे संतुष्ट नहीं हुए और वो उन्होंने जाके सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सुप्रीम कोर्ट ने फिर 9 मई 2011 को ये ऑर्डर को स्टे कर दिया और उसकी यथास्थिति बरकरार किया।